Today we will study about the land reforms and the land reforms in Pakistan. Land reforms का मतलब क्या है कि it is a set of policies in which land is redistributed from large land owners to landless and the small farmers. कि वो लोग जिनके पास एक खास लिमिट से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है उनसे ज़मीन लेके उन लोगों को जिनके पास ज़मीन मौजूद नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें दे दी जाए ताकि इस तरह ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो सारी को काश्त नहीं भी करते। तो पाकिस्तान एक बेसिकली एग्रेरियन कंट्री है। इसमें लैंड रिफॉर्म्स की शुरू से 1947 से समझा जाता है कि ज़रूरत है, लेकिन लैंड रिफॉर्म या तो हुई नहीं, अगर हुई तो इम्प्लीमेंट नहीं की गई। लेकिन फिर भी जो एफर्ट्स की गई वो हम देखेंगे। So, what is the land reforms? That land reforms refer to a set of policies in which land is redistributed from the large landowners to landless or the small farmers. So, due to the colonial history of the Pakistan, land distribution is highly skewed in favor of political and social elites. According to the estimates, 4% of the wealthiest rural landowners own more than 50% of all the cultivatable land in Pakistan. कि एलीट क्लास के पास मोर देन ये बड़े लैंड लॉर्ड में पाकिस्तान की 50% जो काबिल काश ज़मीन है वो उनके पास है। एंड 50% ऑफ द रूरल फैमिलीज आर विदाउट लैंड एंड दिस नंबर इज राइजिंग ओवर टाइम। लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं है वो बड़े लैंड लॉर्ड्स की ज़मीनों पे काम करते हैं। एक तो इस तरह से लेबर का या वर्कर्स का इस्तेसाल होता है, दूसरा उनको प्रॉपर शेयर नहीं मिलता। In order to understand why people are poor, we must start with looking at what type of work they are doing and what is their pay for that work. The majority of the rural people are landless and they are the small farmers and they primarily earn by working on the land of the big or the large landowners. 4% of the rural aristocrats monopolize almost half of the cultivated land in the Pakistan. And so majority of the population live in the rural area and bread and the butter they depends upon on the farming activities। जैसा कि हमने कल देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस में मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वो इस सेक्टर से अपनी अर्निंग हासिल करती है या अपनी लिविंग जो होती है वो अर्न करती है एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर वर्कर्स हैं उनको स्टैंड होती नहीं, वो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते हैं। सो इंट्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म has no doubt was vital or the very important for the Pakistan because there are sheer income inequalities and there is a gulf between the nots and have lots is ever widening। income inequality जो कि रूरल एरियाज में जब से पाकिस्तान बना है तब से मौजूद है और वो ओवर द टाइम इंक्रीजिंग है। सो अगर लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराए जाएँ तो इनकम इनक्वालिटी जो थी उनको ख़त्म की जा सकती है। वैसे जैसा कि हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में जो भी मिक्स इकानमी है और प्लस अगर इस्लामिक कंट्री है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रॉपर्टी एक खास हद तक लैंड की प्रॉपर्टी राइट्स जो से मौजूद है और उसके बारे में किसी को नहीं है कि भाई ये गलत है कि लैंड के प्रॉपर्टी राइट्स है नहीं है, होने नहीं चाहिए। लेकिन एक इस हद तक प्रॉपर्टी होना कि इससे आप बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करें और उनके जो हकूक हैं वो उनको ना मिले और अपनी अर्निंग भी हासिल करने की काबिल ना हो तो ये इस्लाम में भी प्रोहिबिटेड है। स्पेशली ये एक ऐसी लैंड जो कि पूरी की पूरी आप काश्त नहीं करते, काश्त करने आपको इतनी ज़्यादा है कि आपसे काश्त कर ही नहीं सकते, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अमंग द पुअर। लेकिन लैंड रिफॉर्म शुरू से ही पाकिस्तान में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ज़्यादातर जो लोग थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले थे वो बड़े लैंड लॉर्ड्स थे। मीन कि अगर 500 मुस्लिम लीग के पार्लियामेंट में मेंबर थे 1942 में तो उनमें से 163 जो थे हैं वो बड़े लैंड लॉर्ड्स थे। तो पाकिस्तान बनने के बाद उनकी पावर जो उनकी मजीद बढ़ गई। उनके अपने अपने इलाकों में जो कि उनका कंट्रोल था वहाँ से उन्होंने हिंदुओं के जाने के बाद ये जो ज़मीनें बची थी ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम मजीद अलॉट करवा दी और पंजाब और सिंध में खास तौर पर इन लैंड लॉर्ड्स का बहुत होल्ड था। So in 1947, we must reading in 1947, there was a large representation from the very large landowners of the province of the Punjab and Sindh. These comprised 50% of the
councilmen from Punjab and 60% from the state. तो जब आपकी जो elite क्लास है, जो आपकी रूलिंग क्लास है, उसमें अगर सारे के सारी होंगी लैंड लॉर्ड, तो वो फिर लैंड रिफॉर्म जो उनसे उनको क्यों मतलब फेवर करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट होने देंगे। ये डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं 1945, 47, 49, 50, 50, 50 एंड 52। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म जो होती हैं उनको या कुछ ना कुछ जो किसान है उनको उनके टूल देने की कोशिश की गई, लेकिन इनमें से कोई भी जो होती है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकी। बट देर आर द सम which are prominent land reforms. We will study the brief properties, brief points of these land reforms. The first wave was is 1959. So after the 1949 land reforms, for the 10 years, no one tried their effort to implement those land reforms. 1949 में जो भी कमेटी बनी उसने जो भी लैंड रिफॉर्म जो थी मुस्लिम लीग एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी ने सजेशंस दी, उनको किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन मार्शल लॉ लगने के बाद अयूब खान के दौर में 1958 क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो मार्शल लॉ था, इसमें वोट पे नहीं आई थी, तो दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म्स एंड he set up a land reform commission in October 31, 1958 to suggest a thorough shake-up of the agricultural setup of the country. इन रिफॉर्म्स को अयूब लैंड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। These were carried under the West Pakistan Land Reform Regulation 1959 और इसके फीचर्स क्या थे कि कोई किसी भी लैंड लॉर्ड को इजाज़त नहीं कि उसकी जो इरीगेटेड है जहाँ पे पानी अवेलेबल है इरीगेटेड लैंड है 500 एकड़ से ज़्यादा आप उसको मलकियत नहीं रख सकते। इसके अलावा जो अनइरीगेटेड है उसका 1000 एकड़ से ज़्यादा एक शख्स नहीं रख सकता। जागीर टू बी अबॉलिश्ड विद एनी कंपनसेशन कि जो बहुत बड़ी बड़ी जागीर उनको खत्म कर दिया जाएगा और उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। एंड एडिशनल लैंड अगर आपको बागात वगैरह की शक्ल में है तो 150 एकड़ उसके भी रखे जा सकते हैं। It also provided for the redistribution of the land among the tenants and the others कि वो लैंड जो कि इन बड़े लैंड लॉर्ड से दी जाएगी वो फार्मर्स को या वो जो लोग जो जमीन को काश्त करते हैं वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। कोई प्रॉपरली इन लैंड रिफॉर्म्स के बाद जो सेकंड वेव आई लैंड रिफॉर्म्स की इट वाज इन द 1972 एंड दीज आर कॉल्ड द भुट्टो लैंड रिफॉर्म्स। It is constitute the second wave that followed the establishment of the Zulfikar Ali Bhutto democratic government, regardless of the faith that he himself hailed from an aristocratic background, Bhutto realized the inadequacy of the first wave. Bhutto खुद एक लैंडलॉर्ड था लेकिन फिर भी he tried to introduce the land reform. By the virtue of a martial law regulation, Pakistan Land Reform Regulation 1959 was abolished. कि जो पिछली ये यूथ लैंड रिफॉर्म थी उनको खत्म कर दिया गया क्योंकि वो मार्शल लॉ टाइम पीरियड की थी और न्यू लैंड रिफॉर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन यूज दोबारा से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, डिस्करेजमेंट ऑफ एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म कि वो लोग जो अपनी ज़मीनों में मौजूद नहीं होते, बहुत बड़े बड़े लैंड लॉर्ड जो सिटीज़ में रहते हैं आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं और उनकी यहाँ पे ज़मीनें मौजूद होती हैं जिनको कास्ट नहीं करते, इसको डिस्करेज किया जाएगा। एंड टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कि जो ये होता है कि आप जो लैंड लॉर्ड की ज़मीन है उसको किसान हिस्से पे लेके जिसको कहते हैं कास्ट करता है उसमें दोबारा से रिफॉर्म दी जाएंगी कि उसका क्या हक होगा और जो मालिक है उसका क्या हक होगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। इसके इम्पोर्टेंट फीचर क्या थे कि अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 8(1) नन टू बी इन एक्सेस ऑफ 150 एकड़ ऑफ इरीगेटेड लैंड एंड 300 ऑफ अनइरीगेटेड लैंड। अयूब दौर में क्या था कि 500 एकड़ थे इरीगेटेड के और 1000 थे नॉन इरीगेटेड के। बट अकॉर्डिंग टू दीज लैंड रिफॉर्म्स आप 150 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकते इरीगेटेड लैंड का और 300 एकड़ ऑफ अनइरीगेटेड लैंड are an area equivalent to the 15,000 PIU mean produce index units. Upon owning a tractor or having installed a tube well of at least 10 HP power, additional land 300 PIU to be possessed कि अगर आपके पास ट्रैक्टर है और अगर आपके पास ट्यूबवेल आपने लगवा चुके हुए हैं
तो फिर आपको एक थोड़ी सी मतलब 3000 TIU आप लैंड ज़्यादा जो है वो रख सकते हैं। Then land in excess of these limits to be taken without any compensation. इससे ज़्यादा जो भी ज़मीन होगी ले ली जाएगी, उसकी कोई compensation नहीं दी जाएगी. The same will be distributed among the tenants. और ये जो ज़मीन है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसानों में या उन लोगों में जिनके पास ज़मीन नहीं है. Land allocated to the tenants not to exceed the subsistence holding. लेकिन उनको जो ज़मीन दी जाएगी उस सब्सिस्टेंस होल्डिंग से ज़्यादा नहीं होगी. सब्सिस्टेंस होल्डिंग की अलग से डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा लैंड होती है वो किसानों में तकसीम नहीं की जाएगी. और लैंड लॉर्ड्स टू शोल्डर द एक्सपेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू, वाटर चार्जेस, सीड etc. और लैंड लॉर्ड जो से वो इन में हेल्प करेंगे किसमें, कि लैंड रेवेन्यू में और वाटर चार्जेस में, सीड जो होती है उसमें. The Sardari system introduced by the previous Ayub regime was wrapped up by the Bhutto on April 8, 1976. Through the system of the Sardari Ordinance, it made illegal for Sardars to receive Nazrana exercise. So legally it was finished that there would be no Sardari system onward. The third wave of land reform was introduced in 1977. In the last round, Bhutto regime passed another piece of legislation concerned with the land reforms. इसके जो थे टू चीफ प्रोविजन इंक्लूडेड, मतलब पिछली जो थी उनको जो 1972 में थी उनको मौजूद रखते हुए कुछ इसमें नया इंट्रोड्यूस कराया गया कि curtail the individual holding of the irrigated land up to 100 acre and that of unirrigated land up to the 200 acre and agricultural income tax to replace the land revenue. The irrigated land of 25 acre or less and the unirrigated land of 50 acre or less were exempted from the income tax. कि 25 एकड़ से अगर आपके पास कम है और जो अनइरिगेटेड अब 50 एकड़ से कम है तो उस पर टैक्स नहीं होगा. एंड द रिमूवल ऑफ द भुट्टो regime marked the end of these reforms as well. और उसके बाद इनमें इवन इसमें अदालत में पेश किए गए और इसको इलीगल बल्कि गैर इस्लामी करार दे दिए गया और उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स की कोई भी एफर्ट नहीं की गई. Now it is notable here that none of the reforms initiated in the country went any further to create a visible effect. It was only a political stunt to dupe the masses. From all intents and purposes, no desired change came to the fore. कि जो भी लैंड रिफॉर्म्स थी उनका ज़्यादातर पर्पज जो है पॉलिटिकल था, ओरिजिनल इकोनॉमिक पर्पज नहीं था, ना ही उसको के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट किया गया. सेकंड, द बिगेस्ट अर्निंग वाज द वेरी डेफिनेशन ऑफ द फैमिली. इसमें ये था कि फैमिली को जिस तरह से डिफाइन किया गया और उसमें बहुत से लोगों को शामिल किया गया कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन सब शामिल है और फैमिली का हर मेंबर जो है वो अलग से ज़मीन जो है वो रख सकता है. उसमें हर बंदा, अगर आप 100 एकड़ की लिमिट दे रहे हैं तो हर बंदा 100 एकड़ रख सकता है. और अगर इस तरह से डिफाइन किया जाए तो इसका नतीजा ये निकला कि बजाय इसके लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंट होती, लैंड जो है लोगों ने अपने घर वालों के नाम ट्रांसफ़र कर दी और इस तरह जो है वो जो 100 एकड़ की लिमिट थी वो भी पूरी हो गई और लैंड जो है आपके पास ही मौजूद रही. आगे प्रोड्यूस शेयर वाज अगेन ऑप्शनल. द पुअर peasant और फार्मर वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द माइटी लैंडलॉर्ड. कि जो आप प्रोड्यूस करता है किसान, जो काश्त करता है उसको उसमें से क्या हिस्सा मिलेगा, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया. And the feudal lords found in these reforms opportunity to multiply their wealth. They received large compensation even for uncultivable area of the land. And the majority of powerless farmers were unable to gain the possession. In most cases, land possession was reversed back to the original landlord. Any question, Mitchell? These are the land reforms, are the brief history of the land reforms of the Pakistan.